अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है 7 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो ऑप्शन आपके पास है आयनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन एंड वंडरवाल। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आर्डर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास है कोवेलेंट, देन आयनिक, देन हाइड्रोजन, देन वंडरवाल। ठीक है। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है और वो होता है, ये टर्म्स यूज़ करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरमॉलिक्यूलर। तो उसमें फिर आपने गलती नहीं करनी। अगर आपको एन में से ऑप्शन आ भी गया तो दीज आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज दीज आर इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आपने क्वेश्चन में फिर देखना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर का पूछा है या इंट्रामॉलिक्यूलर का पूछा है। ठीक है। सो इसमें आप सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, देन आयनिक, देन मेटालिक। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, देन डायपोल डायपोल, देन वंडरवाल। ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। लास्ट ईयर इससे भी एमसीक्यूज आए थे। विच प्रोसेस कन्वर्ट ग्लूकोज टू एनर्जी इन द सेल। सो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल के बेस पे जो होता है, उसमें हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, पूरा प्रोसेस होता है जो आप लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये फोटोसिंथेसिस, उसके बाद रेस्पिरेशन का जो टॉपिक था ना, तो वो सारी चीज़ें उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। विच द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो वेरी सिंपल, दैट इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। Which reagent is used to differentiate aldehyde from ketone? So the correct option is Tollon reagent. ठीक है। और सारे भी दूसरे मेथड्स भी हैं, बट जो करेक्ट ऑप्शन आपके आज के टेस्ट में था दैट इज़ द टॉलन रिएजेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कल कुछ स्टूडेंट ने इधर वीडियो के पे कमेंट भी किया था और इधर व्हाट्सएप भी पूछा था कि ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आएंगे क्यों नहीं आएंगे। तो इसलिए तो आपको करवा रहे हैं, ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अगर एक स्टूडेंट नहीं तो दूसरे स्टूडेंट इन एमसीक्यू में से ज़रूर आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है। ये आपने याद रखना है। जितने भी एक्सपीरियंसेस डेली आते हैं, चाहे वीडियो में हम डिस्कस कर दें या जो व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है, उस पर हम अपलोड करते हैं, तो वो सारे आपने देखने हैं, उसमें से ज़रूर आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। सो टॉलन रिएजेंट को दूसरा नाम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसमें आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो टॉलन टेस्ट है तो इसके थ्रू हम एरोमेटिक कंपाउंड जो है, जो अल्डिहाइड है, दो किस्म का अल्डिहाइड, एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। ठीक है। तो दोनों को हम इसके थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम कीटोन। ठीक है। जो दूसरे टेस्ट है, फॉर एग्जांपल पेलिंग एंड बेनेटिक टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए होता है, जबकि टॉलन टेस्ट जो है ये एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों के लिए होता है। ठीक है। ये आपने ये डिफरेंस याद रखनी है। ठीक है। विच कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विद द पेलिंग सोल्यूशन। अब पेलिंग सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लू अल्कलाइन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और ये कॉपर ये किस कलर में होता है, ये हमारे पास होता है ब्लू कलर में। ठीक है। सो ये भी आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है, जब ये हमारे पास रिएक्ट कर जाता है और जब हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो जो सोल्यूशन है उसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन। ठीक है। ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, ये जो पेलिंग सोल्यूशन है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग। अब आप सोचेंगे कि रिड्यूसिंग कौन से हैं, नॉन रिड्यूसिंग कौन से हैं। तो आपके पास जो क्या है, मोनोसेकेराइड है एंड डाइसेकेराइड, दीज आर रिड्यूसिंग। ठीक है, एक्सेप्ट सक्रोज। और नॉन रिड्यूसिंग हमारे पास कौन से हैं, सक्रोज है और पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। मैंने आई थिंक इधर डिटेल, यस, इधर मैंने डिटेल भी मेंशन की है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि नेगेटिव टेस्ट देते हैं। पर मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि ये टेस्ट नहीं देता। तो उसमें कौन से हैं, जितने भी कीटोन्स हैं वो सारा ये टेस्ट नहीं देता। और जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, ये भी ये टेस्ट नहीं देता। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फॉर एग्जांपल सक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है। सो ये बातें आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ द फार्मूला पर कैपेसिटेंस व्हेन Q एंड V आर गिवन। तो आपको पता है कि हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, फिर उसको आप इस तरह मालूम कर दे। कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा Q यानी चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है। इफ रेजिस्टेंस इट डबल एंड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट व्हाट हैपन टू द करंट। तो इट बिकम हाफ। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। अब आपसे पूछा है करंट के बारे में, तो करंट बराबर हो जाएगा V डिवाइड बाय R। तो V हमारे पास क्या है, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस इज डबल।
तो जब आई को देख ले कि इनवर्स रिलेशन है विद द रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट ये फार्मूला आप अपने जहन में रख लें, तो जो भी रिलेशनशिप आ जाए, जो भी क्वेश्चन आपको आ जाए, ईजी होगा। विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक, तो द ऑप्शन इज पेप्सिन, ठीक है। What type of lens is used to correct myopia? myopia का मतलब ये है short sightedness। उसका क्या मतलब है कि ऐसा बंदा जिसको दूर का नज़र सही नहीं आता, चीज़ें जो नज़दीक होते हैं वो सही नज़र आती हैं, लेकिन दूर का नज़र उनका ख़राब होता है, चीज़ें उसको ब्लर नज़र आती हैं, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया। अब इसके लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ द कनकेव लेंस। अब इस फिगर में आप देख ले, हमारे पास दिस इज़ द आई लेंस और ये हमारे पास क्या है, रेटिना है। तो जो पिक्चर बन रही है वो बिल्कुल रेटिना पे बन रही है, ठीक है, नॉर्मल विजन में, ठीक है। लेकिन जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि रेटिना के आगे हमारे पास पिक्चर बनती है, ठीक है। अब मायोपिया के डिफरेंट टाइप्स है और उसके डिफरेंट कॉजेज है, बट उसमें हम नहीं जाते। अब हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, ये कौन सा लेंस है, ये हमारे पास है कनकेव लेंस, ठीक है। इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं और कनकेव लेंस का क्या काम होता है, डाइवर्जिंग द रेज, ठीक है। तो हमारे पास जो इधर इमेज बन रहा था, अब कनकेव लेंस की वजह से वो इमेज किधर बन रहा है, रेटिना पे। तो जब रेटिना पे बनेगा तो वो हमारे पास ठीक होगा। इसके लिए दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मायोपिया करेक्शन के लिए कौन सा यूज़ होता है, कनकेव, और ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। और हाइपरोपिया यानी जो वो ऐसे बंदे जिनका दूर का नज़र तो ठीक है लेकिन नज़दीक का नज़र ख़राब है, तो उनके लिए कौन से लेंस यूज होते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज है, लास्ट ये भी रिपीट हुए थे, इस दफ़ा फिर से आए, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। विच रेडिएशन हैज़ द हाइएस्ट पेनेट्रेशन पावर, तो पेनेट्रेशन पावर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है गामा रेज। और इसके लिए आपने ये डायग्राम ज़रूर याद करनी है, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा रेज किस चीज़ से पास हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल पेपर से भी पास नहीं हो सकता, ये इसको ब्लॉक कर सकता है। इसके साथ जो बीटा पार्टिकल है वो किससे पास नहीं हो सकते, एल्यूमिनियम प्लेट से। साथ में आप गामा रेज को भी देख ले, लेड से पास नहीं हो सकते। और जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास कंक्रीट से पास नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल है जिससे लास्ट ईयर भी एमसीक्यूज आए थे, वो हमारे पास ये है, पेनेट्रेशन एंड आयनाइजेशन पावर। तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका है, अल्फा का है, फिर उसके बाद बीटा देन गामा। लेकिन जो पेनेट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा किसका है, गामा देन बीटा देन अल्फा। अगर आपको आ जाए कि बॉडी के अंदर ये तीनों रेज जो है वो अंदर चले गए, तो सबसे डेंजरस कौन सा होगा, तो डेंजरस हमारे पास वो होगा जिसका आयनाइजेशन पावर ज़्यादा हो, यानी अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इंटरनली बहुत ज़्यादा डेंजरस है जब बॉडी के अंदर जाते हैं, एक्सटर्नली डेंजरस नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नली ये पेपर और हमारी जो स्किन है ये भी इसको स्टॉप कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा ये बॉडी के अंदर चले गए तो डेट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा नुकसान काज कर सकता है। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द एग्जांपल ऑफ विच प्रॉपर्टी, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। दैट वन इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसके साथ को याद रखना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वेपर प्रेशर, लोअरिंग एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सो जो करेक्ट ऑप्शन था जो आपका टेस्ट है उसमें प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड जो ऑप्शन आया है दैट इज़ द करेक्ट वन। बाकी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल क्या है कि नो डबल बॉन्ड, सैचुरेशन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सैचुरेटेड जो होता है वो स्ट्रेट होता है, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये लेस हर्ट हेल्थी है, यानी हमारी जो सेहत है उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड है ये हमारे पास डबल बॉन्डेड है, कैंक्ड है, कैंक्ड मीन्स मतलब नॉट स्ट्रेट, कर्व होता है, ब्रांच होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इट इज़ मोर हेल्थियर देन सैचुरेटेड वन, ठीक है। Which organelle is responsible for the ATP production? बहुत ईजी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल। What happened to the resistance of a metal when temperature increase? तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, तो AB पॉजिटिव, और इसका रीज़न भी आपको जानना है क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज इसके साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। इट लैक एंटी-A एंटी-B एंटीबॉडी, या सिंपल आप कह सकते हैं कि इसमें A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी नहीं होता, इसके साथ जो H एंटीबॉडी होती है वो भी इसके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इस डायग्राम में आप देख लें, इससे भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं।
ए बी पॉजिटिव को आप देख ले कि इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एवरीवन, और इसके साथ आप देख ले कि जो हमारे पास ओ नेगेटिव है, इट कैन डोनेट ब्लड टू एवरीवन। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और दिस इज वन इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, दोनों को आपने क्या करना है, रटना है। ठीक है, एंटीनम ऑफ कैंडिड, तो इसका मतलब होता है डिसेप्टफुल, और दोनों का मतलब होता है कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड डिसेप्टफुल मीन डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो इसका एंटीनम है, ये आपने याद रखना है। इंग्लिश के एमसीक्यूज में इसलिए शेयर करता हूँ कि ये एंटीनम सिनोनिम बहुत डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सिनोनिम ऑफ टेनेशियस, तो परसिस्टेंस, दोनों का मतलब होता है कि गिव अप नहीं करना, हारना नहीं है, डिटरमाइंड। ठीक है, और प्रूडेंट, इसका मतलब होता है रेकलेस, इसका एंटीनम है। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल, मतलब चीज़ों को केयरफुली चीज़ों को देखना, उसको लेके जाना। ठीक है, रेकलेस, केयरलेस। ठीक है, विच ला एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, तो हाइड्रोलिक प्रेस को जो एक्सप्लेन करता है दैट इज़ द पास्कल लॉ, और पास्कल लॉ हमें क्या कहता है कि द फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो कंटेनर होता है जब उस पर प्रेशर लगती है तो जितना भी फ्लूइड है वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट, तो इट इज़ फ्लुएंट। ठीक है, बोथ का मतलब होता है एक्सप्रेसिव स्पीच। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस, तो जो हाइड्रेशन होती है अल्कीन का वो हमारे पास क्या देता है, अल्कोहल। उसका ये एक मैकेनिज्म है और ये इसका एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, अच्छा इसमें भी आपने याद रखना है कि चूँकि ये हाइड्रेशन है तो इसमें हमारे पास मॉर्गानिका रूल यूज़ हो सकता है फॉर अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, जो साइमेट्रिकल होता है उधर तो मॉर्गानिका रूल यूज़ नहीं होता, लेकिन अनसाइमेट्रिकल में यूज़ होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी इससे एमसीक्यूज आए थे, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन से। ठीक है, तो इट इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन। ये आपके बुक से मैंने पिक्चर उठाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इधर से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक दफ़ा पढ़ ले, इससे एमसीक्यूज ज़रूर आएंगे। ठीक है, व्हाट आर ओल्ड बेयर्स कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं बोर्स। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास पिग जिसको हम खंजीर बोलते हैं ना, तो उसके फैमिली से ये एक एनिमल है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बोर्स। ये इसका एक मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लें, और बाकी चीज़ें भी आप थोड़ा सा एक टच दे दें इसको। ठीक है, बिजनेस इज़ नॉट रनिंग वेल, इधर तो जो स्टूडेंट ने बताया था ऑप्शन गुड था, यानी एमसीक्यू में गुड ऑप्शन है, लेकिन बट दैट इज़ इनकरेक्ट, तो मैंने वेल लगा दिया है। ठीक है, सो डैश टू एम्प्लॉइज, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, जब कंपनी जो है नई चल रही होती है और वो अपने एम्प्लॉइज़ को क्या करता है, छुट्टी पे कर देते हैं, मतलब टेम्प्रेरी बेस पे उनकी जो नौकरी है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एंड द रीज़न इज़ फाइनेंशियल रीज़न। ठीक है, कंपनी की अगर चल नहीं रही तो उसकी वजह से जो बर्डन आता है एम्प्लॉइज़ की वजह से, तो अपने एम्प्लॉई को फारिग कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ले ऑफ। नंबर ऑफ अल्विलाई इन द लंग्स इन मिलियन, तो आपके बुक का लाइन है 700 मिलियन। विच मालिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, तो ये कल भी आया था और पिछली दफ़ा भी इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए थे। तो आपके बुक में जितने भी एग्जांपल है डायपोल मोमेंट का वो आप सारे रट्टा कर ले। तो करेक्ट ऑप्शन है BF3, और इसका कुछ एग्जांपल मैंने इधर दिए भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इसका मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ऐसा मालिक्यूल जिसका साइमेट्रिकल ज्योमेट्री हो, साइमेट्रिकल ज्योमेट्री मीन्स जिसके इर्द गिर्द जितने भी एटम वो सारे से क्या हो, सेम हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसके साथ कोई लोन पेयर ना हो। फॉर एग्जांपल अब इधर बुरान के साथ कितने एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और सारे उसने क्या कर दिए हैं, फ्लोरीन के साथ क्या है, अटैच हुआ है। तो इस तरह मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिकल मालिक्यूल। और या आप कह सकते हैं कि इसमें कोई पोलर बॉन्ड ना हो, तो इस तरह मालिक्यूल को एज अ होल हम जीरो डायपोल मोमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HCl है, अच्छा अब ये HCl का जो बॉन्ड है, चूँकि इसमें पोलरिटी है, पोलर बॉन्ड है, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपने एज अ होल देखना है। फॉर एग्जांपल अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO, अब ये जो बॉन्ड है दिस इज पोलर, बट ओवरऑल जो है ये हमारे पास नॉन पोलर है। तो डायपोल मोमेंट हम ओवरऑल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, किसी एक बॉन्ड की वजह से डिपेंड नहीं करते। फार्मूला ऑफ लैंडलार कैटलिस्ट, तो इसका है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन के साथ हम रिएक्ट करते हैं। NaL वैल्यू पर 3D ऑर्बिटल, तो इसके लिए मैं आपको इसका आंसर तो हमारे पास 3 and 2 होगा, बट कोई ऑप्शन अगर 3D के अलावा कोई और आपसे पूछ ले तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो इधर सामने लिखा होता है दिस इज़ योर N, ठीक है, और बाकी S
P, D एंड F। S के लिए होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि 4F का आप N एंड L वैल्यू बता दे तो N क्या होगा, इधर 4 है ना तो 4, और L क्या होगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से MCQs आपको आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साउंड सोर्स विद द फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एट हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शंस आपको होंगे, चूंकि ये हमारे पास टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है तो जाहिर सी बात है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब 1000 से ज़्यादा होगी। तो आपने सीधा ऑप्शंस को देखना है, जिसका 1000 से ज़्यादा वाला ऑप्शन हो वो आपने करेक्ट करना है। अगर 2 या 3 ऑप्शन 1000 से ज़्यादा है फिर आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सिंपल फार्मूला क्या है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस वी सोर्स। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है v, और ये vs जो है ये स्पीड ऑफ द सोर्स है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारे पास हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड होता है तो इधर अगर आप हाफ पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा फॉर एग्जाम्पल 171, तो ये क्या है 323 का 43 का क्या है, हाफ है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये 4 है ऊपर, नीचे हमारे पास क्या है 2 है, तो ये इसका हाफ है, हमारे पास बन जाएगा डबल। तो आप डायरेक्टली इधर जो ऑप्शन होता है उसका डबल आप देख ले तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इधर आपको क्या लिखा था 1500 तो आंसर आपका 3000 आएगा। ठीक है।